हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 5वां क्लास है और आज हमारा टॉपिक है सिंध की विजय। तो चलिए हम देखते हैं। एक सेकंड। मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में तालपुर बलूच जनजाति के थे ने वर्ष 1783 में सिंध पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। आपको मैं सिंध दिखा देता हूँ कहाँ पर है। देखिए, ये आपका इंडिया है, सपोज डेट मान लीजिए। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, सिंध यहाँ पर है, पाकिस्तान वाले रीजन में। तो यहाँ पर बलूचिस्तान भी आपको पता होगा, तो यहाँ पर कुछ बलूच भी रहते हैं। तो ये यहाँ वहाँ का टॉपिक है। पूर्ण नियंत्रण कर लिया। कल्लूर राजकुमार को निर्वासित कर दिया गया और तत्कालीन दुरानी राजा, दुरानी का मतलब जान लीजिए ईरान के हैं, मीर फतेह खान के दावों को मान्यता दी गई और उन्हें देश को अपने भाइयों के बीच विभाजित करने का आदेश दिया गया, जिसमें 4 यार भी कहा गया। 4 यार, जिन्हें सिंध के अमीरों या लॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता था, ने 1800 में मीर फतेह के निधन के बाद राज्य को आपस में बांट लिया। ठीक है, तो मीर फतेह आए, बलूच थे। उसके बाद वो जो है वहाँ के तत्कालीन राजा मीर फतेह खान के दावों को मान्यता दी गई और उनके बाद जो है 4 भागों में उनके भाइयों को बांट दिया गया था। वर्ष 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांसीसी टीपू सुल्तान और काबुल के राजा शाहजमान के गठबंधन का प्रतिकार करने के लिए छिपे उद्देश्य से सिंध के साथ वाणिज्यिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। हालांकि टीपू सुल्तान के प्रभावों में फतेह अली खान ने ब्रिटिश को सिंध छोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है, वर्ष 1807 में सिंध और अंग्रेजों के बीच शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों पक्ष सिंध में फ्रांसीसी को बाहर करने के साथ साथ एक दूसरे के दरबार में एजेंटों के आदान प्रदान की पर सहमत हुए। बाद में 1832 में सिंध पर हस्ताक्षर किए गए। विलियम बेंटिक ने अमीरों के साथ संधि कर हस्ताक्षर करने के लिए कर्नल पोंटिंगर को सिंध भेजा और प्रावधान इस प्रकार हैं। तो अभी देखिए, उधर आपका मैसूर वाला रीजन जीत लिए, बंगाल जीत ली, अब जो है सिंध पर पहुंचे हुए हैं और सिंध पर बातचीत हो रही है। ठीक है, और सिंध में किसका शासन था? मीर फतेह का शासन था। उसके बाद ये 4 भागों में बटा था और वहाँ से वाणिज्यिक व्यवस्था ये कर रही थी, क्योंकि टीपू समय कहा था कि ये अंग्रेज किसी के नहीं, आप इनको हटाइए। तो कहीं ना कहीं फिर मीर फतेह भी जो है इससे प्रभावित थे। तो मीर फतेह का कहना था कि हम अंग्रेजों से जितनी दूरी बना लें उतना ही ठीक है। लेकिन बाद में फिर जो है जब 4 भागों में बटा तो फिर ये लोग अपना व्यापारिक दूतावास अपना स्टार्ट कर दिए और सारी चीज़ें 1832 में संधि पर हस्ताक्षर किए। सिंध में कोई अंग्रेज व्यापारी नहीं बसेंगे और यात्रियों को पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। एक सेकंड, यही तो समस्या है, ये रोज़ यही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पहला था अंग्रेज यात्रियों और व्यापारियों को सिंध के माध्यम से अप्रतिबंधित मार्ग और व्यापार के लिए सिंधु के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। युद्धपोत नहीं चलाए जाएंगे और ना ही युद्ध के लिए कोई सामान ले जाया जाएगा। और तीसरा होगा, यदि प्रशुल्क दरों को अत्यधिक समझा जाता है तो अमीर उन्हें बदले में बदल सकते हैं और कोई टोल और सैन्य बकाया की मांग नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो बेसिकली जो व्यापारी के कंडीशंस थे वो कहाँ तक अप्लाई होते थे, ये चीज़ देखा जाता था। अब ये जो देख रहे हैं आप, रोज़ हो रहा है, एक पैटर्न है और इसका मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे इसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहले कंडीशंस में क्या होता है कि पहले तो ये सामने से हट जाता है, पूरी स्क्रीन बंद हो जाती है, उसके बाद फिर ये नीचे आता है। ये पैटर्न चल रहा है 3-4 दिनों से, तो मैं इस पर काम भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर काम करूँ। उसके बाद आगे देखिए, वर्ष 1936 में लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल बने। उन्होंने भारत पर संभावित रूसी आक्रमण को रोकने और अफगानों पर जवाबी दबाव डालने की क्षमता हासिल करने की उम्मीद के दृष्टिकोण से सिंध पर विचार किया। अब यहाँ पर देखिए, सिंध अंग्रेज ने अपना जो है औकात दिखाना स्टार्ट कर दिया। अफगानिस्तान समस्या के समाधान के उद्देश्य से ब्रिटिश रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। रणजीत सिंह ने अमीर के साथ अपने विवादों में ब्रिटिश मध्यस्थता स्वीकार कर ली थी।
क्योंकि अमीर वर्ग जो है ब्रिटिशों से कहीं ना कहीं मिल करके जो है अपना काम करते थे, क्योंकि वो भी पूंजीवादी थे और वो भी पूंजीवादी थे। अब यहाँ पे देखिए, जब तक वार्षिक भेंट अर्पित की जाती, सम्राट शाह शुजा को सिंध में संप्रभु अधिकार छोड़ना पड़ा। और वर्ष 1839 में ब्रिटिश एक मजबूत शक्ति की धमकी के तहत सिंध को सहायक गठबंधन स्वीकार करने में सफल रहे। अब सिंध के में सैनिकों के तैनात किया जाना था और अमीरों को उनके रखरखाव के लिए भुगतान करना था। साथ में ही अमीरों को कंपनी की जानकारी के बिना विदेशी सरकारों के साथ बातचीत करने से भी मना किया गया था। और इसके बाद यहीं से स्टार्ट हुआ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल अफगान 1839 से 42 के बाद अमीरों पर अंग्रेजों के विरुद्ध शत्रुता और असंतोष का आरोप लगाया गया। बाद में तनाव बढ़ गया और अमीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि सिंध ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों को सिंध से भगा दिया। और वर्ष 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सिंध पर कब्जा करने के बाद चार्ल्स नेपियर गवर्नर जनरल एलनबर्ग के साथ सिंध के पहले गवर्नर बने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे अमेरिकी ब्रिटिशर्स जो है ऐसी कई क्रियाकलाप कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं पंजाब विजय। और पंजाब में आपको पता होगा कि जो है शुक्र चक्रीय मिसल के अनुसार सारी घटनाएं हुई थी, तो हम धीरे धीरे इसको देखेंगे। सिख के आधीन पंजाब का एकीकरण। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का एक समूह मुगलों के खिलाफ विद्रोह को उठा। बाद में फर्रुख सियर ने वर्ष 1715 में बंदा बहादुर को हरा दिया और वर्ष 1716 में उसे मार डाला। अब सिख नेतृत्वहीन हो गए और दो समूहों यानी बंदाई उदारवादी और तख्त खालसा रूढ़िवादी में विभाजित हो गए। भाई मणि सिंह वर्ष 1721 में विवाद को खत्म करने के और दोनों गुटों को एकजुट करने में सफल हुए। बाद में उस वर्ष 1784 में कपूर सिंह फैजुल्ला पुरिया ने दल खालसा की स्थापना की, जो एक संगठन था जो सिखों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक साथ लाया। संपूर्ण खालसा आबादी दो गुटों में विभाजित थी। ठीक है, तरुण दल या युवाओं की सेना और बुद्ध दल यानी दिग्गजों की सेना। अब यहाँ आया रणजीत सिंह और अंग्रेज। 2 नवंबर 1780 को जब रणजीत सिंह का जन्म हुआ तब 12 महत्वपूर्ण मिसलें थीं। ठीक है, गुरुमत्ता सिंह ने मिस्र के केंद्रीय सरकार की नींव के रूप में कार्य किया। यह मूलतः एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। शुक्र चकिया मिस्र के नेता महान सिंह रणजीत सिंह के पिता थे। अब रणजीत सिंह ने मध्य पंजाब में अपने लिए एक राज्य बनाते हुए एक क्रूर रक्त और लौह की नीति विकसित की। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने वर्ष 1799 में रणजीत सिंह को लाहौर प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया। 1805 में जम्मू और अमृतसर के अधिग्रहण के बाद रणजीत सिंह पंजाब के राजनीतिक राजधानी लाहौर एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर के शासक बन गए। उन्होंने डोगराओं और नेपालियों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे तथा उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया। उसके बाद आगे देखिए अमृतसर की संधि 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में सतलज नदी को अपने क्षेत्र और कंपनी के बीच की सीमा के रूप में स्वीकार करके पूरी सिख आबादी पर अपना अधिकार बढ़ाने की रणजीत सिंह की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को अस्वीकार कर दिया। राजनीतिक दबाव ने रणजीत सिंह को जून 1838 में अंग्रेजों के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने अफगान अमीर, और देखिए अफगान अमीर वाला वहाँ सिंध में भी मामला था, यहाँ पर भी मामला था, दोस्त मोहम्मद पर हमला करने के लिए ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अफगान अमीर जो है वो भी पूंजीपति थे। शुरू में तो अंग्रेजों से इनकी पटी, बाद में जब अंग्रेज अपना जो है व्यापार में दिक्कत आने लगा, अमीरों के बीच में लड़ाई होने लगी, क्योंकि वो भी व्यापार करते थे, तो पहले तो सिंध पर दबाव डाला,
उसके बाद जब यहाँ पर देखिए अफ़गान अमीर यहाँ पर भी, चूँकि अफ़गानिस्तान में बैठे थे, अफ़गानिस्तान से होते हुए आप पंजाब से तो ये सिंध में प्रवेश करेंगे तो रास्ता अंग्रेज़ों को ऑलरेडी देना इन्होंने बंद कर दिया था, यहीं पर लिखा गया है। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे दलीप सिंह को महाराजा हीरा सिंह डोगरा को वज़ीर और रानी जिंद को संरक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में हीरा सिंह की हत्या कर दी गई और रानी जिंद के प्रेमी लाल सिंह वज़ीर बन गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में, ठीक है। युद्ध का कारण क्या था? तो इसे 11 दिसंबर 1845 को सतलज नदी पार करने वाली सिख सेना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लाहौर साम्राज्य में अराजकता फैल गई थी, जिसके कारण लाहौर दरबार और लगातार मजबूत एवं अधिक स्थानीय सेनाओं के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष शुरू हो गई। 1842 में अफगानिस्तान में अंग्रेजी सैन्य अभियानों और वर्ष 1841 में ग्वालियर एवं सिंध पर कब्जे के बाद सिख सेना के भीतर गलतफहमी थी। लाहौर राज्य की सीमा के करीब तैनात अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। इसी कारण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुए थे, ठीक है। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेज भीतर से विश्वासघात करने में सक्षम थे, जिसके कारण विभिन्न लड़ाइयों में सिखों की लगातार हार हुई। अंततः वर्ष 1846 में लाहौर बिना किसी लड़ाई के अंग्रेजों के अधीन हो गया। लाहौर की संधि 1846 में सिखों के लिए एक अपमानजनक संधि थी, जिसमें लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट स्थापित किया जाना था। जालंधर दोआब को कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया और सिख सेना की शक्ति कम कर दी गई। जिसके अलावा दलीप सिंह को रानी जिंद के अधीन शासक के रूप में मान्यता दी गई थी। बाद में सिख पूरे युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असमर्थ रहे और इस प्रकार कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया। इससे सिखों में गुस्सा और आक्रोश का प्रसार हुआ एवं उन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया। दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। पंजाब के एक रेजिडेंसी काउंसिल की स्थापना की गई थी और इस संधि की शर्तों के अनुसार रानी जिंद को रेजेंट के पद से हटा दिया गया और अंग्रेज निवासी हेनरी लॉरेंस ने परिषद बनाने वाले 8 सिख सरदारों की अध्यक्षता की। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 49 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। युद्ध का कारण क्या था? तो सिखों के लिए लाहौर और भैरोवाल की संधि की शर्तें, साथ ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में उनकी हार पूर्ण रूप से अपमानजनक थी। रानी जिंद के साथ अमानवीय व्यवहार से सिख आक्रोश बढ़ गया था, जो एक पेंशन भोगी बन गई थी और उसे बनारस स्थानांतरित कर दिया गया था। मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने बदले जाने का विद्रोह कर दिया था और 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। युद्ध और परिणाम तो लॉर्ड डलहौजी को पंजाब को पूरी तरह से अपने में मिलाने का अवसर मिल गया। उन्होंने पंजाब पर चढ़ाई की और रामनगर सर गफ के नेतृत्व में चिल्हनवाला गुजरात झेलम नदी के तट पर एक छोटा शहर है कि लड़ाई में अंग्रेजों को जीत दिलाई। आखिरकार सिख सेना ने रावलपिंडी में आत्मसमर्पण कर दिया। डलहौजी ने पंजाब पर कब्जा करने का अपना उद्देश्य पूरा किया और पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना की, जिसे लॉरेंस बंधु या हेनरी और जॉन और चार्ल्स मैनसेल शामिल थे, ठीक है। हेनरी जॉन चार्ल्स मैनसेल। उनकी सेवाओं के लिए डलहौजी के अर्ल को ब्रिटिश संसद का धन्यवाद दिया गया और सहकर्मी वर्ग में मार्क्वेस के रूप में पदोन्नति किया गया। आगे वर्ष 1853 में बोर्ड को रद्द कर दिया गया और जॉन लॉरेंस पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त बने। ब्रिटिश भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, आंग्ल भूटानी संबंध। क्या आपको लगता है, मैं इस बात को आज इसलिए छेड़ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत अभी भी आज़ाद हुआ है? क्योंकि नीतियाँ और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अभी भी अंग्रेज़ों की तरह ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंग्ल भूटानी संबंध। वर्ष 1826 में ब्रिटिश द्वारा असम पर कब्जा करने के बाद
ब्रिटिश और पहाड़ी राष्ट्र भूटान में करीब आ गए। इसके कारण भूटानियों द्वारा बंगाल और असम के पड़ोसी क्षेत्रों में लगातार छापे मारे गए। उपरोक्त के साथ साथ यह वर्ष 1863 से 1864 में एल्गिन के दूत के साथ किए गए कठोर व्यवहार और उस पर थोपी गई संधि के कारण था, जिसने अंग्रेजों को असम की ओर जाने वाले दर्रों को सौंपने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन दर्रों पर कब्जा कर लिया। वार्षिक सब्सिडी के बदले वर्ष 1865 में भूटानियों को दर्रा छोड़ने के लिए कहा गया। तो आंग्ल भूटानी युद्ध यहाँ पर हुए थे। अब देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध। 1801 में जब अंग्रेजों ने गोरखपुर पर कब्जा किया तो कंपनी और गोरखाओं की सीमाएं एक हो गईं और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल 1813 से 23 के दौरान बुटवल और शिवराज पर गोरखाओं का कब्जा संघर्ष का उत्प्रेरक था। यह युद्ध वर्ष 1816 में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ, जिसके कारण नेपाल ने एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार कर लिया, गढ़वाल और कुमायूं के जिलों को सौंप दिया, तराई पर दावा छोड़ दिया तथा साथ ही सिक्किम से भी अपना अधिकार छोड़ दिया। इस संधि के कारण अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि अब ये मध्य एशिया के साथ बेहतर व्यापार कर सकते थे। उन्होंने शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों के लिए स्थलों का अधिग्रहण किया। साथ ही इस संधि के बाद गोरखा बड़ी संख्या में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए। ठीक। अब आंग्ल बर्मा या बर्मी संबंध। तीनों एंग्लो बर्मी युद्ध में अंततः वर्ष 1885 में बर्मा का ब्रिटिश भारत में विलय ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तारवादी इच्छाओं का परिणाम था, जो बर्मा के वन संसाधनों के आकर्षण बर्मा और शेष दक्षिण पूर्व में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं की जांच करने की आवश्यकता प्रेरित थी। एशिया और बर्मा में ब्रिटिश परिनिर्माण वस्तुओं के लिए बाजार की उपलब्धता प्रमुख थी। 1824 से 26 प्रथम बर्मा युद्ध। ठीक है, यह तब हुआ जब अराकान, योमा और मणिपुर पर बर्मी कब्जे और उनके पश्चिमी की ओर विस्तार तथा असम एवं ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए उनके खतरे के कारण बंगाल और बर्मा के बीच अस्पष्ट सीमा पर तनाव बढ़ गया। आखिरकार अंग्रेजों ने रंगून और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। फिर वर्ष 1826 में यानडूब की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने बर्मा सरकार से कुछ शर्तें रखी। अब यानडूब की संधि क्या थी देख लेते हैं। युद्ध मुआवजे के रूप में 1 करोड़ का भुगतान करना होगा। ये पैसे ही वसूली करते थे आकर के। यह संधि के प्रावधानों के अनुसार बर्मा को अपने तटीय प्रांत अराकान और टेनरसीरियम को सौंपना पड़ा। असम, कछार और जैतिया पर अपना दावा छोड़ना पड़ा। मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे और इसकी राजधानी आवा में एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार करने के साथ साथ अंग्रेजों के साथ एक वाणिज्यिक संधि पर बातचीत करें। तो ये सब चीज़ें थीं प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में। दूसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में, उसको देखते हैं। तो वो यानडूब की संधि थी। लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवादी नीतियों और ब्रिटिश व्यापारिक ज़रूरतों के कारण द्वितीय युद्ध स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश व्यापारी ऊपरी बर्मा के लकड़ी संसाधनों तक पहुंच हासिल करने के लिए उत्सुक थे और बर्मी बाजार में गहरी पैठ बनाने के लिए उत्सुक थे। जब अंग्रेजों ने बर्मा के एकमात्र बचे हुए तटीय प्रांत पेगू पर कब्जा कर लिया और निचले बर्मा पर पूर्ण नियंत्रण स्थानांतरित कर लिया, तब ये कंडीशंस आए थे। फिर तृतीय बर्मा युद्ध। अब वहाँ बर्मा युद्ध हो रहा था। यहाँ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। कोई मतलब किसी से नहीं था। बर्मा के राजा भिंडन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र थीबो गद्दी पर बैठा। थीबो शुरू में तो अंग्रेजों के प्रति विरोधी था और फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे अपने प्रतिद्वंदियों के साथ वाणिज्यिक संधियों से बातचीत कर रहे थे। लॉर्ड डफरिन ने वर्ष 1885 में ऊपरी बर्मा पर अंतिम कब्जा करने का आदेश दिया और एक मजबूत गोरिल्ला विद्रोह के लड़ने के बाद पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। बाद में राष्ट्रवादी आंदोलनों
को विभाजित करने के लिए 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। आंग्ल तिब्बती संबंध। लासा में रूसी प्रभाव बढ़ रहा था और तिब्बत पर चीन के आधिपत्य निष्प्रभावी था। रूसी हथियारों और बारूद के तिब्बत में प्रवेश की अफवाहें थीं। चिंतित होकर कर्जन ने तिब्बतियों पर समझौता करने के लिए दबाव डालने के इरादे से कर्नल यंग हांसबैंड के नेतृत्व में एक विशेष मिशन पर एक छोटी गोरखा टुकड़ी भेजी थी। तिब्बतियों ने हिंसक प्रतिरोध का प्रस्ताव रखा और बातचीत से शामिल होने से इनकार कर दिया। अगस्त 1904 में यंग हसबैंड के जबरन ल्हासा में घुसने के कारण दलाई लामा भाग गए। ल्हासा की संधि 1904 पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें यंग हसबैंड ने तिब्बत के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की थी। तिब्बत के प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की दर से 75 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। तिब्बत को युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करना था और ब्रिटिश भुगतान की सुरक्षा के रूप में चुम्बी घाटी पर कब्जा किए रहेंगे। तिब्बत को सिक्किम की सीमा का सम्मान करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी अन्य विदेशी शक्तियों को कोई रियायत नहीं देगा। और अंत में इसका संपूर्ण लाभ केवल चीन को मिला, क्योंकि 1907 में एंग्लो रूसी सम्मेलन में यह शर्त लगाई गई थी कि दोनों शक्तियां केवल चीनी सरकार के मध्यस्थ भूमिका के माध्यम से तिब्बत के साथ बातचीत में शामिल होगा। हालांकि कर्जन की रणनीति ने तिब्बत के रूप में रूसी योजना को अप्रभावी कर दिया। तो कल हमारा टॉपिक होगा आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।